हेलो, मैं डॉक्टर वृशाली खिरेड खड़के, लंग स्पेशलिस्ट और इंटरवेंशनल पल्मोलॉजिस्ट हूँ पूना हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पुणे में। आज थोड़ी बहुत हम जो जानकारी लेंगे वो है दमा माने ब्रोंकियल अस्थमा। आपको ये बता दूँ, कोई भी चीज़ जिससे सांस फूलती है उसे दमा कहा जाता है, लेकिन वो गलत है। दमा या ब्रोंकियल अस्थमा एक विशिष्ट प्रकार की बीमारी है जिसमें आपकी जो सांस की नलियाँ हैं वो किसी भी ट्रिगर्स माने धूल है, किसी प्रकार की स्मोक है या पोलन है फ्लावर्स का, उससे रिएक्ट होके वो थोड़ी सी छोटी हो जाती है, उसको ब्रोंकियल अस्थमा कहते हैं। अब ब्रोंकियल अस्थमा के रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? तो बच्चा पैदा होने से पहले रिस्क फैक्टर्स रहते हैं, मतलब माता की तरफ से। अगर माता की उम्र 30 के ऊपर है तो एक्चुअली ब्रोंकियल अस्थमा बच्चे में होने की जो रिस्क है वो कम हो जाती है। माता अगर स्मोकिंग करती है, माता ने कभी कोई एंटीबायोटिक्स लिए हैं, उन्होंने किसी चीज़ की वजह से उनको एस्पिरिन चालू है, या तो इस वजह से बच्चे को अस्थमा की रिस्क एक्चुअली बढ़ जाती है। जो भी एक आपका डिलीवरी प्रोसेस है, तो जिनका डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी होती है उन बच्चों में अस्थमा की रिस्क कम होती है। ये क्यों? इसमें होता है कि जब वो नॉर्मल डिलीवरी होती है तो ऑलरेडी वो कुछ बॉडी फ्लूइड्स और इन्फेक्शंस का उनको एक्सपोजर हो जाता है। उस वजह से ये एक कॉन्सेप्ट है हाइजीन हाइपोथेसिस, माने जितना आपको जल्दी कोई इन्फेक्शंस बाकी तरफ से हो जाते हैं उतनी आपकी अस्थमा होने की रिस्क कम हो जाती है। तो जो भी बच्चे मिडिल या हाई मिडिल क्लास में पैदा होते हैं जहाँ पे उन्होंने किसी भी इन्फेक्शन, मतलब डायरेक्ट रेस्पिरेटरी नहीं, बाकी कोई इन्फेक्शन उनको होता नहीं है, जैसे लूज मोशंस है या उनको दे आर नॉट एक्सपोज टू जर्म्स इन एनी फॉर्म, तो उनको अस्थमा की रिस्क ज़्यादा होती है। इसी बात मैं बता दूं कि अगर लेकिन बच्चा जन्म के बाद उसको बार बार वायरल इन्फेक्शंस फेफड़े के या सांस की नली के होते हैं तो उससे डेफिनेटली ये देखा गया कि इन बच्चों की अस्थमा की रिस्क बढ़ती है। कितनी बढ़ती है इसका कोई कंपैरिजन या इसका कोई रेशियो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली बढ़ती है। कि अभी मैंने बताया कि माता ने कुछ अलग सेवन किया, अभी तो स्मोकिंग है, लेकिन अभी इस ज़माने में शीशा है, वो अगर ऐसे जगह पे घूम रहे हैं जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है, वो इंडोर हो या आउटडोर, तो बच्चे की रिस्क अस्थमा की बढ़ जाती है। दूसरे जो रिस्क फैक्टर्स है कि अगर बच्चा जल्दी पैदा हुआ, मतलब उसके पूरे 38 हफ्ते नहीं होते हैं और जल्दी पैदा हो जाता है, तो ऐसे पैदाइश में आपके लंग्स की जो पूरी डेवलपमेंट नहीं होती, तो इसके लिए सांस की नलियाँ भी छोटी रहती है और एल्वियोलाई जो बोलते हैं कि सांस का यूनिट है, बेसिकली लंग्स का यूनिट है जो काम करता है, फंक्शन करता है, वो सब कम होने की वजह से इन बच्चों को भी अस्थमा की रिस्क ज़्यादा होती है। एक बार बच्चा जन्मे तो फिर क्या रिस्क फैक्टर्स है? अगर मटर्नल स्मोकिंग, या मतलब माताएं अगर स्मोक करती है, घर में कोई और भी स्मोक करता है, तो ये रिस्क फैक्टर्स है। रिकरेंट इन्फेक्शंस, ये रिस्क है। ओबीज बच्चे जो हैं, मोटे जो हैं, उनको अस्थमा की रिस्क ज़्यादा होती है। जिन बच्चों को माता का दूध पिलाया जाता है उनको अस्थमा की रिस्क कम होती है। जिनको कोई कारणवश माता का दूध नहीं मिलता है या ऊपरी फीड्स पे है, तो उनको अस्थमा की रिस्क ज़्यादा रहती है। जो भी वैक्सीनेशंस है बचपन में, करंटली हम फ्लू का भी वैक्सीन रेकमेंड करते हैं बच्चों में, तो उससे अस्थमा या एलर्जी की रिस्क कम हो जाती है। जैसे बच्चों में भी कि पुरुष जो बच्चे हैं, मतलब मेल चाइल्ड है अप टू एज 20, उनमें अस्थमा की रिस्क ज़्यादा पाई जाती है। एक बार उम्र 20 होने के बाद मेल्स फीमेल्स हैव द सिमिलर काइंड ऑफ अ रिस्क रेशियो। अस्थमा की और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में आपके प्रश्न ज़रूर लिख के भेजिए, हम आपको उत्तर ज़रूर देंगे। धन्यवाद।